प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में बिहार बोर्ड द्वारा निकाले गए मॉडल सेट जो कि 2021 में आप लोगों का इंटरमीडिएट के एग्जाम होना है, उसमें जो मैथ के एग्जाम होगा उसके लिए जो बिहार सरकार मॉडल सेट निकाली है उसके लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि टोटल 8 लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन 5-5 नंबर का रहता है, यानी कि 8 पंचे 40 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो हम लोग इस सेशन में 8 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मैं आपको यही कहूंगा कि बिहार सरकार का भी कहना है कि आप इसकी तैयारी अच्छी तरह से कर ले, तो आपको अच्छी तरह से इसकी तैयारी करना है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात और बोलूंगा कि आपको सिर्फ इसी पर फोकस नहीं करना है, इसकी तैयारी तो करना है, साथ ही साथ मैं आप लोगों को जो तैयारी करवाया हूं उसको पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते रहिए, उसमें जो मॉडल सेट दिया हुआ रहता है उसको सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बनाइए, विशेषकर एनसीईआरटी की एग्जांपल्स को बनाइएगा, आपको जरा सा भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। क्या है? कहता है कि इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई है, तो हम लोगों को दिखाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। जो दिया हुआ है इसको लिख देते हैं और याद कीजिए कि हम लोग जो है सिर्फ 2 जोड़ तक तो जानते हैं, यानी कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 3 के लिए हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो आइए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा तो मैं आपको तरीका बताता हूं। जो तीसरा आपका एक्स्ट्रा दिया हुआ है इस भाई को आप दूसरे तरफ भेज दीजिए, समझ गए? तो देखिए कैसे बनेगा। आपका हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। समझ गए? ये जो cos इनवर्स z है हम लोग उसको उस साइड में भेज दें। और अब यहाँ पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं और इसी फॉर्मूला को यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? आइए मैं आपको बताता हूँ। ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का हम लोग कई बार इसको यूज कर चुके हैं। होप कि आपके लिए भी कोई नया फॉर्मूला नहीं होगा, आपको जरा सा भी परेशानी नहीं होगी। और अब देखिए तो हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, तो वो क्या जानते हैं कि पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड किसके बराबर होगा? तो पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस जेड के बराबर। समझ गए? पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड किसके बराबर होगा? तो कॉस इनवर्स माइनस जेड के बराबर। इस फॉर्मूला को भी हम लोग पढ़े, इस फॉर्मूला का हम लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू में हो जाएगा cos इनवर्स माइनस जेड। क्यों? क्योंकि एज हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स माइनस जेड इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स जेड। इसी फॉर्मूला की वजह से ये भाई साहब cos इनवर्स माइनस जेड हो गए। अब दोनों तरफ से cos इनवर्स को कैंसिल कर दीजिए, काटिएगा नहीं, मने मन कैंसिल कर दीजिए। समझ गए? तो क्या हो जाएगा बोलिए तो? इंप्लाइज हो गया एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस जे। समझ गए, इक्वल टू हो गया माइनस जे। माइनस जेड को इस तरफ लेते आइए तो प्लस हो जाएगा, और ये भाई साहब माइनस है, इसको उस तरफ लेके जाइए ये भी प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा बोलिए, तो ये आपका हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और अब प्यारे बच्चों इस तरफ रूट हटाने के लिए, इस तरफ रूट हटाने के लिए दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को जो सॉल्व करना है इसमें तो कहीं रूट है ही नहीं, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और जब इस तरफ आप स्क्वायर कीजिएगा तो दोनों का ही रूट कैंसिल हो जाएगा। समझ गए, स्क्वायर कीजिएगा दोनों का रूट कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आपका हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, b के जगह पे z है, और इस तरफ तोड़ दीजिए, 1 गुना 1 1 इंटू माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, आपका हो गया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। समझ गए, आपका हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। और अब देखिए तो अब आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड में है, कैंसिल हो गया, और जो बचा है सबको आप एक तरफ कर लीजिए, एक को छोड़कर, वाई स्क्वायर माइनस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, इसको एक तरफ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर जेड स्क्वायर है लिख दीजिए, प्लस 2xyz, और इस साइड में आपका कितना बचा है, तो इस साइड में बचा है आपका 1, और ये आपका क्या हो गया 1। तो इस प्रकार से आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1 हो गया। और यही चीज हम लोगों को दिखाना था, यही चीज प्यारे बच्चे हम लोगों को दिखाना था, और ये आपका सिद्ध हो गया। होप कि कोई समस्या कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। तो हम लोग अब यहाँ पर लिखते हैं हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 32, इफ A इक्वल टू एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम लोगों को दिखाना है कि A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I होता है। समझ गए, A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I होता है, इस चीज को हम लोगों को दिखाना है। तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या है, पहला काम यह है कि हम लोग एडजॉइंट A निकाल लें और फिर उसको A से मल्टीप्लाई करें। ठीक, इसके बाद फिर क्या करेंगे, तो हम लोग A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए, आइडेंटिटी से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर दिखाना है कि दोनों आपस में बराबर है। तो आइए पहला काम हम लोग एडजॉइंट A निकालते हैं। सॉल्यूशन A बराबर क्या है 131 माइनस 100 2 माइनस 2 3। और प्यारे बच्चों एडजॉइंट निकालने के लिए एक तो आप पहले कोफैक्टर निकालते हैं, फिर उससे एडजॉइंट निकालते हैं। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट तरीके से बताता हूं ताकि आपका टाइम सेव हो सके और आप जो है कि 100% क्वेश्चन की जवाब आप बोर्ड में दे सके। समझ गए, तो आइए शॉर्ट तरीका से सीखते हैं। क्या है शॉर्ट तरीका, देखिए 4
एडजॉइंट ए, इस मैट्रिक्स को लिख लीजिए 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। और ये जो पहला दो कॉलम है आप इसको फिर से लिख लीजिए, यानी कि 1 3 1 -1 0 0। हम लोग क्या किए कि पहला दो कॉलम को फिर से लिख लिए, और अब जो है कि ऊपर वाला दो रो जो है, इस दो रो को आप नीचे फिर से लिख लीजिए। तो कैसे लिखिएगा, 1 -1 2 1 -1 3 0 -2 3 0। इतना करने के बाद में आप पहला रो और पहला कॉलम को कैंसिल कर लीजिए, और तब देखिए एडजॉइंट ए कैसे मिलेगा। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू, इस दोनों को गुना कीजिए 0, इस दोनों को गुना कीजिए 0, 0 - 0 कितना हो जाएगा, तो 0 - 0 आपका हो गया 0। समझिए, इसको गुना किए, इसको गुना किए, और फिर हम लोग इसको घटा दिए, 0 हो गया। ये गुना कीजिए तो -2, और ये आपका कितना हो गया, 3 3 9, तो -2 -9, समझिए, -2 -9 कितना हो गया, तो -11 आप यहां पर लिख दीजिए, -11। इसको गुना कीजिए 0, इसको गुना कीजिए 0, 0 से 0 गया आपका हो गया 0। समझ गए, 0 से 0 गया आपका हो गया 0। फिर देखिए ये गुना कीजिए 0, ये गुना कीजिएगा -3, और एक फॉर्मूला का माइनस होता है, तो 0 - -3, इसका मतलब कि आपका हो गया 3 आप यहां पर लिख लीजिए। फिर देखिए 3 एकम 3 2 एकम 2, 3 एकम 3 2 एकम 2, 3 से 2 गया 1 आप यहां पर लिख लीजिए। फिर देखिए ये -1, और इधर गुना कीजिएगा -0, -1 -0, तो ये आपका हो गया -1। ये गुना कीजिए तो -1 गुना -2 2 हो गया, और इधर गुना कीजिएगा 0, ये आप गुना कीजिएगा 2, इधर गुना कीजिएगा 0, 2 से 0 गया आपका हो गया 2। ये गुना कीजिए 3 दूना 6, इधर गुना कीजिएगा तो -2, ये गुना कीजिएगा 6, इधर गुना कीजिएगा -2, और एक माइनस फॉर्मूला का माइनस इंटू माइनस +2, तो 3 दूना 6 और 2 आपका हो गया 8। समझिए, 3 दूना 6 और यह -2 तो +2 हो गया, तो 6 2 8। ये देखिए ये गुना कीजिएगा 0, ये गुना कीजिएगा -3, ये गुना कीजिएगा 0, ये गुना कीजिएगा -3, तो 0 -3, क्योंकि एक फॉर्मूला का माइनस आ जाता है, तो माइनस इंटू माइनस +3 हो जाएगा, 0 + 3 आपका हो गया 3, 0 + 3 आपका हो गया 3। और इसका आप निकालते हैं ट्रांसपोज। समझ गए, इसका आपको क्या निकालना पड़ता है, ट्रांसपोज। तो फाइनली आपका क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू, रो को कॉलम से बदल दीजिए, 0 -11 0 3 1 -1, इस रो को कॉलम से बदलिएगा 2 8 3, और इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग एडजॉइंट को निकाल लिए। समझिए, जब एडजॉइंट ए निकल गया, हम लोगों को अब ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना है, तो आइए मल्टीप्लाई कीजिए, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या है देखिए, तो 1 3 1 1 3 1 -1 0 0 -1 0 0 2 -2 3 2 -2 3, और एडजॉइंट ए है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और 3। अब इसको गुना कीजिए, देखिए कैसे गुना होगा, आप जानते हैं अच्छी तरह से गुना कैसे होता है। आप जो है इस रो को इस कॉलम से गुना करना है, 1 गुना 0 0, -1 गुने -11 +11, 2 गुना 0 0, फिर इसको पकड़िए, इससे गुना कीजिए, 3 गुना 0 0, 0 गुना -11 0, -2 गुना 0 0, फिर इस रो को पकड़िए, 1 गुना 0 0, 0 गुना -11 0, 3 गुना 0 0। समझ गए,
इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिए। अब सेकेंड कॉलम को पकड़िए, 3 एक कम 3, माइनस 1 गुनी 1 माइनस 1, 2 गुनी माइनस 1 माइनस 2। अब इस रो को पकड़िए, 3 तिहाई 9, 0 गुना 1 0, माइनस 2 गुना माइनस 1 2। अब इस रो को इस कॉलम से गुना कीजिए, 3 एक कम 3, 0 गुना 1 0, 3 गुना माइनस 1 माइनस 3। समझ गए? इस प्रकार से हम लोग सेकेंड कॉलम के साथ भी गुना कर लिए। अब आप इसको पकड़िए, 1 गुना 2 2, माइनस 1 गुना 8 माइनस 8, 2 गुना 3 6, 3 गुना 2 6, 0 गुना 8 0, माइनस 2 गुना 3 माइनस 6, 1 गुना 2 2, 0 गुना 8 0, 3 गुना 3 3 तिहाई 9 हो गया। समझिए, 3 तिहाई 9। और फाइनली देखिए तो क्या मिला। कहने का मतलब है कि आपका a इंटू एडजॉइंट a बराबर क्या मिल गया, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। समझ गए? ये आपका मिल गया। ठीक, और इसका आप नाम दीजिए नंबर 1। हम लोग LHS निकाल लिए। अब RHS के लिए पहले आप a का डिटरमिनेंट निकालिए। तो a का डिटरमिनेंट कितना होगा, 1 3 1, माइनस 1 0 0, 2 माइनस 2 3। और आप जानते हैं कि डिटरमिनेंट में हम लोग उस रो या कॉलम को लेंगे जिसमें मैक्सिमम 0 होता है, उससे हम लोगों को कैलकुलेशन में आसानी मिलती है। तो C2 में आपका मैक्सिमम 0 है, इसलिए आप C2 से एक्सपेंड कीजिए। तो कैसे कीजिएगा, पहले सिम दे दीजिए, प्लस माइनस C2 से विस्तार करने पर एक्सपेंडिंग अलोंग C2, तो क्या मिलेगा देखिए, तो ऊपर माइनस चिन्ह है और फिर -1, रो और कॉलम खत्म, रो और कॉलम खत्म, 3 1 3 1 -2 3 -2 3। और देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 0 है, 0 को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ये 0 है, आप इसको भी इग्नोर कर दीजिए। तो अब फाइनली आपका क्या मिला, माइनस इंटू माइनस +1 छोड़ दीजिए, 3 तिहाई 9, ये गुना कीजिएगा -2 और एक आपका फॉर्मूला का माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, +2। कहने का मतलब है a का डिटरमिनेंट आपका हो गया 11। समझ गए? a का डिटरमिनेंट आपका हो गया 11। अब डिटरमिनेंट a को I यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। और ध्यान रहे कि चूंकि मैट्रिक्स आपका 3x3 ऑर्डर का है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप 3x3 का ही लीजिएगा। तो डिटरमिनेंट a इंटू I का मतलब 11, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप ये भी जानते हैं कि यदि आप मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक नंबर में आपका हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होता है। 11 से गुना कीजिए, 11 कम 11, ये तो दोनों 0 ही हो जाएगा, 0 11 कम 11 0 0 0 और आपका हो गया 11। और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। समझ गए? इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 देख लीजिए, दोनों का RHS सेम है, इसका मतलब दोनों का LHS भी सेम होगा। तो 1 and 2 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, लिखिएगा देयरफॉर 1 and 2 इंप्लाइज a into adjoint a इक्वल टू डिटरमिनेंट a into I। और इस प्रकार से ये हमारा सिद्ध हो गया। समझ गए? इस प्रकार से ये हमारा सिद्ध हो गया। तो आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कहता है कि प्रूव दैट एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इस चीज को हम लोगों को 0 के बराबर दिखाना है। समझ गए? एक डिटर्मिनेंट है, इसको 0 के बराबर दिखाना है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 1 1 a b c a स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस सी ए सी स्क्वायर माइनस ए बी। और देखिए ये जो आपका तीसरा कॉलम है, इस तीसरा कॉलम में ये आपका दो भागों में है। समझ गए? ये आपका दो भागों में इसको हम लोग बांट सकते हैं। डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि इस चीज को हम लोग दो भागों में लिख सकते हैं। तो आप इसको दो भागों में लिखिए। कैसे लिखिएगा देखिए, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 1 1 a b c a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और यहां पर यदि तीनों जगह प्लस रहता तो हम लोग प्लस ले लेते, तीनों जगह पे माइनस है, इसीलिए आप क्या कीजिए, माइनस ले लीजिए। माइनस 1 1 1 ए बी सी बी सी सी ए और आपका हो गया ए बी। समझ गए? इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट को क्या किए, दो भागों में बांट दिए। आप एक चीज विशेष ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे तीनों जगह माइनस था, इसलिए माइनस को हम लोग क्या किए, तो माइनस को हम लोग बाहर कर लिए। ठीक, अब इसके साथ में आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली कटना है। यहां पर देखिए बी सी सी ए बी है, यहां पर ए बी सी पुराने के लिए ए की कमी है, ए बी सी पुराने के लिए बी की कमी है, ए बी सी पुराने के लिए सी की कमी है। तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट रो में आप ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकेंड रो में बी से और थर्ड रो में सी से। तो क्या कीजिएगा, इस तरह से कीजिए, R1 को चेंज कीजिए ए R1 से, R2 को चेंज कीजिए बी R2 से, और R3 को चेंज कीजिए सी R3 से। किसमें? इन सेकेंड डिटर्मिनेंट, इन सेकेंड डिटर्मिनेंट। समझ गए? और एक प्रॉपर्टी से हम लोग ये भी जानते हैं कि डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको उससे डिवाइड भी करना होता है। आप R1 को चेंज किए, R1 में ही आप ए से मल्टीप्लाई किए, ए से डिवाइड करना पड़ेगा। R2 को चेंज किए, R2 में बी से मल्टीप्लाई किए हैं, बी से डिवाइड करना पड़ेगा। और सेम आपका R3 में आपको सी से डिवाइड करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि ए बी सी से आपको डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ए बी सी से आप क्या कीजिए, तो डिवाइड कर दीजिए। ए से मल्टीप्लाई किए हैं ए स्क्वायर ए बी सी, बी से मल्टीप्लाई किए हैं बी स्क्वायर ए बी सी, सी से मल्टीप्लाई किए हैं सी स्क्वायर ए बी सी। और अब फिर आपको एक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज लगाना है। आप देखिए तो C3 में ए बी सी कॉमन आ रहा है, तो आप इससे कॉमन ले लीजिए। यानी कि लिखना है टेकिंग आउट ए बी सी फ्रॉम C3 एंड सेकेंड डिटर्मिनेंट। यानी कि हिंदी में कैसे लिखिएगा, दूसरे डिटर्मिनेंट में C2 नहीं बल्कि C3 से ए बी सी बाहर लेने पर कैसे लिखिएगा, तो दूसरे डिटर्मिनेंट में C3 से ए बी सी को बाहर लेने पर। तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ए बी सी आप बाहर ले रहे हैं, बाहर ले लीजिए। क्या बचा देखिए तो ए बी सी
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और आपका हो गया 1 1 1। समझ गए, आपका हो गया 1 1 1। और अब डिटरमिनेंट के एक प्रॉपर्टीज क्या है, किसी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट के वैल्यू नहीं बदलता है, सिर्फ साइन बदल जाता है। तो आप क्या कीजिए कि C3 को चेंज कर दीजिए, समझिए C3 को चेंज कीजिए किससे, तो C2 से, और C2 को C3 से। तो क्या फर्क पड़ेगा, C3 को चेंज कीजिए, बल्कि पहले C2 लिख लीजिए, पहले आप C1 लिख लीजिए, C1 को चेंज कीजिए C2 से, और फिर C2 को चेंज कीजिए C1 से। किसमें, इन सेकेंड डिटरमिनेंट। समझ गए, सेकेंड डिटरमिनेंट में आप क्या कीजिए, चेंज कर लीजिए। तो सिर्फ आपका साइन का फर्क पड़ेगा। 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। तो ये भाई साहब आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर C1 के जगह पे आ गया, और C2 के जगह पे आपका हो जाएगा ए बी सी। 1 1 1 आप जैसा का तैसा लिख लीजिए, समझ गए, 1 1 1 आप जैसा का तैसा लिख लीजिए। और फिर ये वाला फॉर्मेट लाने के लिए C1 को चेंज कीजिए C3 से, और फिर C3 को चेंज कर दीजिए C1 से, और फिर इस बार माइनस का फर्क पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो इस बार हो जाएगा माइनस। तो क्या कीजिएगा, C1 को चेंज कीजिए C3 से, C3 को चेंज कीजिए C1 से, इन सेकेंड डिटरमिनेंट। तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस का फर्क पड़ेगा 1 1 1 ए बी सी, और ये भाई साहब यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और देख लीजिए दोनों डिटरमिनेंट आपका सेम है, तो दोनों कट जाएगा, काटिएगा नहीं, सिर्फ कट जाएगा, तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, 0। और इस प्रकार से ये आपका प्रूव्ड हो गया। समझ गए, इस प्रकार से आपका प्रूव्ड हो गया। होप कि आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हुई होगी प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई पे पावर 5 है, तो हम लोगों को निकालना है dy बाय dx। समझ गए, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल पावर 5 है, तो हम लोगों को dy बाय dx निकालना है। और देख लीजिए ये पावर में है, तो पावर को हटाने के लिए आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा, तो पावर को हटाने के लिए हम लोगों को दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग लॉग लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन यानी कि दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई पे पावर 5, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल टू, तो देखिए दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, तो लॉग एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल टू आपका हो गया लॉग एक्स पे पावर एक्स प्लस वाई पे पावर 5। एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लॉग m इंटू एन इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n, और एक फॉर्मूला होता है लॉग m पे पावर n इक्वल टू n लॉग m। तो यहां पर आप पहले इंटू का फॉर्मूला लगाइए, और इस जगह पे आप लगाइए पावर वाला फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा,
log x स्क्वायर प्लस log y क्यूब इक्वल टू, ये पावर उतर जाएगा तो 5 log x प्लस y हो गया। समझिए, पावर था तो उतर गया और यहाँ पर इंटू में था तो आपका हो गया प्लस में। फिर प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे पावर है तो फिर आप पावर को उतार लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 log x प्लस 3 log y इक्वल टू 5 log x प्लस y। और अब आपका पावर उतर चुका है और अब हम लोग इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, with respect to x, तो क्या मिलेगा, तो d बाय डी एक्स ऑफ 2 log x प्लस 3 log y इक्वल टू 5 कॉन्स्टेंट है बाहर, d बाय डी एक्स ऑफ log x प्लस y, log x प्लस y। प्यारे बच्चों में आपको एक बात बता दूं कि इस क्वेश्चन को हम लोग बिना लॉग लिए भी बना सकते थे, समझ गए, लेकिन लॉग लेने से और लॉग नहीं लेकर बनाने पर आंसर में फर्क पड़ जाता है। तो आप बिल्कुल उससे परेशान नहीं होइएगा, आपका दोनों ही वैलिड होगा और दोनों ही आपका बिल्कुल सही होगा। तो क्या होगा देखिए, तो 2 कांस्टेंट है बाहर, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, 3 कांस्टेंट है बाहर, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y, और फिर y का x के रेस्पेक्ट में तो dy बाय dx हो गया। यहां देखिए तो 5 बाहर, d log x प्लस y है, चेन रूल लगाइए, पहले x प्लस y के रेस्पेक्ट में और फिर x प्लस y को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो 2 बाय x प्लस 3 बाय y इक्वल टू 5 log x के फॉर्मेट है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, ये हो जाएगा 1 बाय x प्लस y, और फिर यहां पर x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाय dx। तो क्या मिला प्यारे बच्चों, 2 बाय x प्लस 3 बाय y इक्वल टू 5 बाय x प्लस y, इसको आप 1 के साथ मल्टीप्लाई किए, फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आप dy बाय dx के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 5 बाय x प्लस y इंटू dy बाय dx। समझ गए प्यारे बच्चों, यहां पर dy बाय dx भी है, dy बाय dx भी है, यहां पर आपका dy बाय dx भी है, समझ गए। और अब क्या कीजिए, तो dy बाय dx को आप एक तरफ रखिए, समझ गए। तो देखिए क्या कीजिए, dy बाय dx को एक तरफ रख लीजिए, तो 3 बाय y इंटू dy बाय dx, और ये भाई साहब इधर आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस में, माइनस 5 बाय x प्लस y dy बाय dx, और 5 बाय x प्लस y आपका बच गया, और इस भाई को उधर लेके जाइएगा, माइनस 2 बाय x हो गया, समझ गए, माइनस 2 बाय x। अब देखिए ना, dy बाय dx यहां पे बाहर ले लीजिए, 3 बाय y माइनस 5 बाय x प्लस y, यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो 5 इंटू एक्स 5x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस हो गया y, यहां पर भी आप ले लीजिए एलसीएम, तो क्या बचेगा, y इंटू एक्स प्लस वाई, कोना कोनी गुना, 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5y इक्वल टू 5x माइनस 2x माइनस 2y बाय x प्लस वाई इंटू आपका हो गया x, समझ गए। और इस प्रकार से देखिए कि ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा देखिए, तो dy बाय dx, इसको तोड़ दीजिए, 3x
प्लस 3y माइनस 5y बाय y, और इस तरफ आपका बच गया 2x से आपका 5x से 2x गया 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y बाय आपका हो गया x। तो dy बाय dx देखिए तो क्या बचा 3x, और 3x से 5y गया माइनस 2y बाय y इक्वल टू आपका हो गया 3x माइनस 2y बाय x। समझ गए 3x माइनस 2y बाय x। और एक मजे की बात यह है कि ये दोनों भी आपका कैंसिल हो गया, इस दोनों को भी आप क्या कीजिए, इस दोनों को आप कर दीजिए कैंसिल। तो क्या बच गया dy बाय dx इंटू 1 बाय y इक्वल टू 1 बाय x, और dy बाय dx इक्वल टू y आपका ऊपर चला जाएगा y बाय x, और यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। समझिए यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो होप कि कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी, तो आप इसको नोट कीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 35 है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log cos x dx इक्वल टू पाई बाय 2 log 1 बाय 2 हम लोगों को दिखाना है। और प्यारे बच्चों याद कीजिए कि इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको कई बार बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैं बार बार आप लोगों को बताया हूं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर भी जब ये बिहार सरकार आपने मॉडल सेट में दे दिया है तो एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत भारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा डिफिनिट इंटीग्रल का, फिर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log cos x dx। प्यारे बच्चों याद कीजिए एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a fa माइनस x dx। यानी कि हम लोग जो है x को अपर लिमिट में से माइनस कर देते हैं। समझ गए? x को अपर लिमिट में से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आप भी अपर लिमिट से माइनस कर दीजिए। अपर लिमिट आपका पाई बाय 2 है, तो क्या लिखिएगा? तो I इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log cos पाई बाय 2 माइनस x और dx। log cos पाई बाय 2 माइनस x dx हम लोग क्या किए, तो अपर लिमिट में से इसको माइनस कर लिए। और अब ये कितना हो जाएगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। समझ गए? cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, sin थीटा। तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा sin x dx। एक विशेष ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखना है, यदि cos में दिया हुआ है तो आपको sin में लाना है, और यदि sin में दिया हुआ है तो आपको cos में लाना ही पड़ेगा, और तब जाकर आप इस दोनों को जोड़ दीजिएगा। समझ गए? आपको क्या करना है, तो आपको जोड़ देना है। कैसे जोड़िएगा, देखिए आप इसका नाम रख लीजिए 1 नंबर, इसका नाम रख लीजिए 2 नंबर। 1 प्लस 2 इंप्लाइज I प्लस I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। इस दोनों ही इक्वेशन के लिए एक ही इंटीग्रल ले लिए 0 टू पाई बाय 2, और यहां पर क्या हो गया, तो आपका हो गया log cos x, और यहां पर आपका हो गया log sin x। इस तरफ आपका हो गया dx। और एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है
log m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस log n। log m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस log n। और इसी को आप यहां पर अप्लाई कीजिए। ये दोनों भाई साहब प्लस में है, जब ये दोनों भाई साहब प्लस में है तो ये किस में बदल जाएगा, इनटू में। समझ गए, किस में बदल जाएगा, तो इनटू में बदल जाएगा। तो क्या होगा देखिए, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log cos x इंटू आपका हो गया sin x। समझ गए, log cos x इंटू आपका हो गया sin x। और प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x इंटू cos x। देयरफॉर sin x इंटू cos x इक्वल टू हो जाएगा, समझ गए कितना हो जाएगा, तो sin 2x बाय 2, sin x इंटू cos x इक्वल टू हो जाएगा sin 2x बाय 2। और इसी चीज को आपको यहां पर अप्लाई करना है, समझ गए, अप्लाई कीजिए आप। तो 2i इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log cos x इंटू sin x। cos x इंटू sin x के जगह पे आप क्या लिखिएगा, आपको लिखना है sin 2x बाय 2 और dx, sin 2x बाय 2 और dx। और यहां पर log m बाय n का फॉर्मूला लगा देना है, समझ गए, log m बाय n का क्या होता है फॉर्मूला, तो log m बाय n इक्वल टू log m माइनस log n। समझ गए, log m बाय n इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। log m बाय n इक्वल टू log m माइनस log n। तो आप यहां पर अप्लाई कीजिए, m के जगह पे sin 2x है और n के जगह पे 2 है, m के जगह पे sin 2x और n के जगह पे 2 है। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin 2x माइनस आपका हो गया log 2 माइनस आपका हो गया log 2। और फिर अब आप इस दोनों को अलग अलग कीजिए, समझ गए, इस दोनों को आपको क्या करना है, अलग अलग करना है। तो क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin 2x dx, log sin 2x dx। और प्यारे बच्चों यहां पर log 2 है ना, तो log 2 तो आपका कांस्टेंट है, log 2 आपका कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, माइनस log 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2 और यहां पर आपका क्या बच गया, आपका बच गया dx। समझ गए, क्या बच गया, तो आपका बच गया dx। यानी कि 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin 2x dx माइनस log 2। और dx के इंटीग्रेशन होता है x, dx के इंटीग्रेशन होता है x, dx के इंटीग्रेशन होता है x। और लिमिट 0 से पाई बाय 2, लिमिट आपका हो गया 0 से पाई बाय 2। समझ गए, लिमिट हो गया 0 से पाई बाय 2। और यहां पर देखिए ना, इस जगह पे आपका 2x है ना, इस जगह पे 2x है, तो अब आपको यहां पर पुट करना है 2x बराबर t। समझ गए, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, इस स्टेप में आपको 2x बराबर t पुट करना है। समझ गए, 2x बराबर क्या पुट कीजिएगा, t। इस स्टेप को आप विशेष ध्यान में रखिएगा, इस जगह पे 2x बराबर आपको t पुट करना है। तो पुट 2x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 2 बराबर x का डिफरेंशिएशन 1, t का dt बाय dx, तो 2 dx बराबर आपका हो गया dt और dx बराबर आपका हो गया dt बाय 2। समझ गए, dx बराबर कितना हो गया, तो dx बराबर हो गया dt बाय 2। और फिर आपको क्या करना है, तो आपको लिमिट चेंज करना है, डिफरेंट इंटीग्रेशन है तो ध्यान रखिएगा कि आपको लिमिट भी चेंज करना होता है। तो आप लिमिट चेंज कीजिए, क्या लिखिएगा,
व्हेन x इक्वल टू 0, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब x 0 है तो t 2 इंटू एक्स है ना, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 0 यानी कि 0, और व्हेन जब x इक्वल टू आपका हो गया पाई बाय 2, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब x के जगह पाई बाय 2 तो t के जगह पे 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू पाई बाय 2, 2 इंटू कितना हो गया पाई बाय 2, समझ गए, 2 इंटू पाई बाय 2। और अब देखिए तो आपको क्या करना है, अब प्यारे बच्चों आप क्या कीजिए, देयरफॉर 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखिए लिमिट आपका चेंज हो चुका है, जहां पर 0 है वहां पर 0 ही है, लेकिन जहां पर पाई बाय 2 है इस बार वहां पर 2 इंटू पाई बाय 2 है, इस बार आपका 2 इंटू पाई बाय 2 है, तो 0 टू 2 इंटू पाई बाय 2 लिख दीजिए, और लॉग, समझ गए, लॉग साइन 2x है, तो 2x के जगह पे क्या लिखिएगा, 2x के जगह पे t लिखना है, 2x के जगह पे t लिखना है, और dx के जगह पे dt बाय 2, dx के जगह पे dt बाय 2, तो log आपका क्या हो गया, तो log हाँ sin t, और यहां पर dt बाय 2, dx के जगह पे dt बाय 2, और यहां पर प्यारे बच्चों माइनस log 2, पहले अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस देकर लोअर लिमिट रखा जाता है, माइनस देकर लोअर लिमिट रखा जाता है, तो माइनस 0 हो गया, समझ गए, माइनस कितना हो गया 0। अब देखिए तो कितना हो गया 2i बराबर देखिए, एक जो है ना यहां पर पाई बाय 2 के बगल में 2 है, इस चीज को आप बाहर ले लीजिए, इस चीज को आप बाहर ले लीजिए, तो बाहर उतार दिए। प्यारे बच्चों में आपको बता दो ये बाहर लेने का एक तरीका होता है, समझ गए, डायरेक्ट आप बाहर नहीं ले सकते हैं, वो तरीका यदि मैं यही चीज आपको ऑनर्स में पढ़ा रहा होता तो मैं आपको एक तरीके से बताता कि 2 बाहर कैसे होता है, समझ गए, उसका एक तरीका होता है, एक रूल फॉलो होता है, तभी आपका 2 बाहर होता है। लेकिन प्यारे बच्चों आप तो छोटा मोटा नन्हा सा बच्चा है, आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही 2 को बाहर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। और प्यारे बच्चों एक ये भी 2 तो आपका बाहर हो गया ना, dt के नीचे 2 है, ये भी 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin t dt माइनस log 2 इंटू पाई बाय 2 हो गया, log 2 इंटू पाई बाय 2, क्योंकि उधर का आपका 0 तक खत्म हो गया ना। अब देखिए तो ये दोनों भाई साहब खत्म हो गया, और हम लोग एक जानते हैं प्रॉपर्टीज जानते हैं इंटीग्रेशन में, बल्कि डिफरेंट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टीज जानते हैं, वो ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx बराबर हो जाता है इंटीग्रेशन 0 टू a, समझिए 0 टू a ft dt, चाहे आप a टू b ले लीजिए या 0 टू a ले लीजिए, बात आपका सेम ही है। तो यानी कि ये जो x है उस x के जगह पे डिफरेंट इंटीग्रेशन में यदि आप वेरिएबल t लिख देते हैं ना, चेंज ऑफ वेरिएबल इसको हम लोग बोलते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कौन रूल से होता है, ये चेंज ऑफ वेरिएबल से होता है, चेंज ऑफ वेरिएबल से डिफरेंट इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर t है तो आप उसको क्या लिख दीजिए, x लिख दीजिए, समझ गए, t को क्या लिख दीजिए, x लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx माइनस पाई बाय 2, और आपका हो गया log 2, और आपका हो गया log 2। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx आपका किसके बराबर है, तो i के बराबर है, समझ गए, किसके बराबर है, i के बराबर है, तो 2i इक्वल टू i माइनस पाई बाय 2 log 2, बल्कि i है ना, ये आपका i हो गया, कहां से, बाय 2, और इसको इधर लेकर घटा दीजिए आप, और यहां पर प्यारे बच्चों आपका कितना हो गया, तो माइनस पाई बाय 2 log 2, और इस प्रकार से i बराबर माइनस पाई बाय 2 log 2, यह आपका एक आंसर हो गया।
यह आपका एक आंसर हो गया। और मजे की बात यह है कि ऐसा तो हम लोगों को दिखाना ही नहीं था, ऐसा तो हम लोगों को दिखाना नहीं था। क्या कीजिएगा, फंसाया थोड़ा सा, समझ गए, थोड़ा सा यहाँ फंसाया है, लेकिन हम लोग फंसने वाले नहीं हैं, हम लोग इसको फाड़ देंगे, समझ गए। क्या करेंगे, फाड़ देंगे। कैसे फाड़ेंगे देखिए, I इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 1 इंटू लॉग 2, इसको लिख सकते हैं ना, माइनस 1 इंटू लॉग 2, क्योंकि एक से गुना कीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। और आप जानते हैं लॉग में क्या होता है कि लॉग के बगल में जो रहता है वो कहां चला जाता है, पावर में, समझ गए, कहां चला जाता है, पावर में। तो किस प्रॉपर्टी से, ये वाला log m पे पावर n इक्वल टू n log m, समझ गए, log m पे पावर n इक्वल टू n log m, ये प्रॉपर्टी की वजह से। तो इसको आप पावर में भेज दीजिए, तो I इक्वल टू पाई बाय 2 और log 2 पे पावर कितना हो गया, -1, समझ गए, 2 पे पावर कितना हो गया, तो 2 पे पावर आपका हो गया -1। मैं आपको बता दूं कि कई बार ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो आपको इस चीज को याद भी रखना चाहिए, इसके आंसर को आपको याद भी रखना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और I बराबर कितना हो गया, पाई बाय 2 लॉग, पावर में -1 है, तो आप इसको बट्टे के नीचे ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बट्टे के नीचे ला सकते हैं। और इस प्रकार से 2 पे पावर -1 को आप 1/2 लिख सकते हैं, समझ गए, 2 पे पावर -1 को आप 1/2 लिख सकते हैं। और हम लोगों के आंसर क्या हो गया, तो I इक्वल टू पाई बाय 2 लॉग हाफ, और यही चीज तो हम लोगों को दिखाना है। और हेंस आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपका क्वेश्चन चाहे कॉस में रहे या साइन में रहे, आपका एक ही है। यदि कॉस में है तो आपको साइन में लाना पड़ेगा, साइन में है तो आपको कॉस में लाकर दोनों को जोड़ना है। इस क्वेश्चन को बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि सॉल्व x² dy माइनस साइन 2x dx प्लस 3xy dx इक्वल टू 0। इस चीज को सॉल्व करना है। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि आपका dy dx दिख गया तो डिफरेंशिएशन है। ये भाई साहब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। कई बार मैं देखता हूं बच्चे को कि कंफ्यूज कर जाते हैं, ये डिफरेंशिएशन है और सोचते हैं डिफरेंशिएशन कैसे होगा। प्यारे बच्चों ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आपको dy बाय dx निकालना चाहिए, चाहे जिस फॉर्मेट में भी आपका दिया हुआ है, समझ गए। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आपको dy बाय dx निकालना चाहिए, चाहे आपका जिस फॉर्मेट में भी दिया हुआ है, तब जाकर हम लोग को समझ में आता है कि किस मेथड से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले dy बाय dx निकालिए, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए। तो देखिए सॉल्यूशन x² dy, देखिए dx आपका दो जगह दिख रहा है ना, तो आप जो है dx को ले लीजिए कॉमन, बल्कि माइनस dx को कॉमन ले लीजिए। इसको कॉमन लीजिएगा तो माइनस dx को आप ले लीजिए कॉमन, यहां से बचेगा sin 2x, समझ गए। और आप माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस भी आपका हो जाएगा माइनस, आप माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। और यहां पर 3xy हो गया आपका, 3xy इक्वल टू 0, इक्वल टू आपका क्या हो गया, तो इक्वल टू आपका हो गया 0, समझ गए। और अब आप क्या कीजिए, दोनों को आजू बाजू कीजिए, तो आपका x² dy इक्वल टू आपका हो गया dx
और साइन 2x माइनस 3xy। समझ गए, साइन 2x माइनस 3xy। और मैं आपको अभी क्या बताया था, मैं बताया था कि आपको dy बाई dx पहले निकालना चाहिए, तो आप dy बाई dx निकाल लीजिए। समझ गए, आप क्या कीजिए, तो आप dy बाई dx निकाल लीजिए। तो dy बाई dx कितना होगा बोलिए प्यारे बच्चों, तो dy dx को नीचे लेते आइए, इस dx को नीचे लेते आइए, क्या बच गया, साइन 2x माइनस 3xy बाय एक्स स्क्वायर, साइन 2x माइनस 3xy बाय एक्स स्क्वायर। और अब आपको यहां पर दिमाग लगाना है, अब आपको सोचना है प्यारे बच्चों, ये किस मेथड से बनेगा। समझ गए, किस मेथड से बनेगा। आपके पास कितना मेथड है मैं आपको बता देता हूं। आप कितने मेथड जानते हैं, तो सबसे पहला मेथड आप जानते हैं वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा आप जानते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, तीसरा आप जानते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, चौथा आप जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पांचवा आप जानते हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं बर्नौली फॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बर्नौली फॉर्म। समझ गए, तो आप ये 5 मेथड आप जानते हैं। समझ गए, इस 5 में से आप कौन सा अप्लाई कीजिएगा, मेथड ये होता है। समझ गए, क्योंकि क्या पता हूबहू यही क्वेश्चन पूछे कि ना पूछे, लेकिन यदि आप तरीका जानते हैं, आप बनाने का तरीका जानते हैं, तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो पहला तरीका होता है किसी भी फॉर्मेट में रहे आपको dy बाई dx ही निकालना है, तो हम लोग dy बाई dx को निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल में देखिए कि कोना कोनी गुना करके कि x वाला x तरफ y वाला y तरफ हुआ क्या, देखिए तो x वाला x तरफ ये जो है ना xy है, xy एक साथ है, ये तो अलग हो ही नहीं पाएगा ना, ये अलग यहां पे नहीं हो पाएगा, यानी कि x वाला एक तरफ और y वाला y तरफ तो आपका नहीं हो पाएगा। हाँ, ये हो जाता यदि आपका यहां पर y नहीं रहता, तब यदि आपका यहां पर y नहीं रहता तो y वाला एक तरफ और x वाला एक तरफ हम लोग कर सकते थे, लेकिन ये वाला तो फेल हो गया। समझ गए, पहला तो वेरिएबल सेपरेबल आपका फेल हो गया। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल तब आप अप्लाई करते हैं जब आपको ऐसा एहसास होता है कि कुछ पुट करने पर मामला सलट जाए। समझ गए, कुछ पुट पार्ट करने पर मामला सलट जाए, यानी पुट करने से उसको डिफरेंशिएट करने के बाद में वेरिएबल सेपरेबल का मेथड आ जाए, तो हम लोग अप्लाई करते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखकर समझ में आ जाता है। समझ गए, अब जब ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन का फॉर्मेट देखकर समझ में आ जाता है किस मेथड से बनेगा। कम से कम मैं यहां तो कह सकता हूं कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड से नहीं बनेगा। होमोजेनियस के लिए dy बाय जब dx निकालते हैं आप, होमोजेनियस में जब dy बाय dx निकालते हैं तो ऊपर का बटे ऊपर का पावर नीचे का पावर x और y का सेम होना चाहिए। यहां देखिए ना, यहाँ x y मिलकर 2 पावर है, लेकिन यहाँ पे साइन x है, यहाँ गड़बड़ हो गया ना, एक पावर है, गड़बड़ हो गया, साइन आना भी नहीं चाहिए था, भले नीचे 2 पावर है, यानी कि ऊपर x y का हर जगह पावर और नीचे x y का हर जगह का पावर जोड़ने के बाद यदि आपका समान नहीं होता है तो होमोजेनियस फॉर्मेट नहीं होता है, क्योंकि समघातीय तो हुआ ही नहीं ना, एक घात तो हुआ ही नहीं ना। इसका मतलब यहाँ पे साइन 2x आपको डिस्टर्ब कर रहा है, साइन 2x की वजह से होमोजेनियस नहीं हुआ। यदि नहीं रहता साइन 2x तो x y ऊपर है, एक एक पावर 2 पावर और नीचे 2 पावर है, तो ये भाई साहब होमोजेनियस हो सकता था, लेकिन साइन 2x के कारण ये होमोजेनियस आपका नहीं है। अब प्यारे बच्चों, आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, तो आपके पास बचता है लीनियर और रिड्यूसिबल टू लीनियर, यानी कि बर्नौली फॉर्म। और लीनियर का फॉर्मेट जानते हैं ना, लीनियर का फॉर्मेट क्या होता है, तो dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q, है या नहीं।
क्या होता है लीनियर का फॉर्मेट, dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q। उसी फॉर्मेट में लगता है ये टूटेगा यदि आप दोनों का अलग अलग कर दे तो, नहीं यदि इस दोनों को आप अलग अलग कर दे तो लगता है उस फॉर्मेट में टूटेगा। एक बार देखें तो ट्राई करके, नहीं टूटेगा तो क्या आ जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू साइन 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3xy बाय एक्स स्क्वायर। ये भाई साहब खत्म, dy बाय dx इक्वल टू साइन 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय एक्स इंटू वाई हो गया, माइनस 3 बाय एक्स इंटू वाई। इसको इस तरफ कर दीजिए तो dy बाय dx प्लस 3 बाय एक्स इंटू वाई इक्वल टू साइन 2x बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन 2x बाय एक्स स्क्वायर, है ना। आ गया ना ये वाला फॉर्मेट, dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q, ये फॉर्मेट आ गया ना, dy बाय dx प्लस py इक्वल टू कितना q। यानी कि ये भाई साहब लिनियर में ही टूटेगा, समझ गए, किसमें टूटेगा, लिनियर में। तब तक मैं इसको मिटा देता हूं और अब इसको हम लोग लिनियर से सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग लिनियर से प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए तो क्या होता है लिनियर का फॉर्मेट, पहले मैं आपको एक बार बता दूं। लिनियर का फॉर्मेट होता है इस प्रकार से, dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q रहे, तब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e पे पावर इंटीग्रेशन p dx, और सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, समझ गए। ये भाई साहब जो है आपका फॉर्मूला होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये तब होता है जब आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx के फॉर्मेट में रहे, यानी कि y में जब लीनियर रहे तब, समझ गए। जब y में लीनियर रहे तब ये भाई साहब फॉर्मेट होता है। ये तो y में लीनियर है ना, तो यहां पर p के जगह पे 3/x, p के जगह पे 3/x है और q के जगह पे sin 2x बाय एक्स स्क्वायर है। p के जगह पे 3/x है और q के जगह पे sin 2x बाय एक्स स्क्वायर है। इसी चीज को आप अप्लाई कीजिए। तो यहां पर आप बताइए तो क्या है प्यारे बच्चों, p इक्वल टू है 3/x और q इक्वल टू है आपका sin 2x बाय एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e पे पावर p dx, e पे पावर p के जगह पे 3/x dx, यानी कि e पे पावर 3 बाहर dx बाय x, e पे पावर dx बाय x, यानी 1/x के इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x के इंटीग्रेशन log x। और आप जानते हैं फॉर्मूला होता है log m पे पावर n इक्वल टू n log m। इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e पे पावर log x क्यूब हो जाएगा। ये जो 3 बाहर था ये 3 कहां चला जाएगा, पावर में, ये 3 कहां चला जाएगा, पावर में। और प्यारे बच्चों यहाँ पे बेस कुछ नहीं है तो बेस कितना हो जाएगा, e, बेस कुछ नहीं है तो बेस कितना हो जाएगा, e, और ये सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा, ये सब का सब आपका कैंसिल हो जाएगा और अकेला आपका क्या बचेगा, x2, अकेला क्या बचेगा, x2। यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका किसके बराबर हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो गया x³ के बराबर, समझ गए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर हो गया, तो x³ के बराबर हो गया। अब आइए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर हो गया आपका x³। सॉल्यूशन, देयरफॉर solution is y into integrating factor equal to q into integrating factor dx plus c, y into integrating factor equal to q into integrating factor dx plus c। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है x³
इक्वल टू क्यू, क्यू आपका है साइन 2x बाय एक्स स्क्वायर, साइन 2x बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका साइन 2x बाय एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x क्यूब dx प्लस c, x क्यूब dx प्लस c हो गया। ठीक है, देखिए तो ये आपका पावर से कैंसिल हो गया, तो y x क्यूब बराबर क्या हो गया, तो आपका हो गया x इंटू साइन 2x dx प्लस c, x इंटू साइन 2x dx प्लस c, और ये इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट आ गया, समझ गए, इंटीग्रेशन में क्या आ गया, प्रोडक्ट गुना आ गया, तो आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, समझ गए, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड में आपको मानना पड़ेगा ना कि फर्स्ट क्या होगा सेकेंड क्या होगा, तो आप आइलेट का रूल जानते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे टूटेगा, ये किस पे टूटेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे तोड़ने के लिए आपको आइलेट रूल याद रखना चाहिए, समझ गए, आइलेट रूल आपको याद रखना चाहिए। आई का मतलब इनवर्स हो जाता है, इनवर्स तो है ही नहीं, एल का मतलब लॉग, लॉग तो है ही नहीं, आई एल ए का मतलब अलजेब्रा, अलजेब्रा एक्स को अलजेब्रा हम लोग बोलते हैं, यानी कि एक्स वाला आपका हो गया फर्स्ट टर्म, और जो बच गया वो आपका हो गया सेकेंड टर्म, एक्स हो गया फर्स्ट टर्म, जो बच गया क्या हो गया सेकेंड टर्म। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है बोलिए तो, फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर फर्स्ट, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, समझ गए क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसी के ऊपर आप इसको तोड़िए, तो y x क्यूब बराबर फर्स्ट वैसे ही x वैसे ही साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि d बाय dx ऑफ x, और सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन 2x dx, और ये बड़का इंटीग्रेशन के लिए, बड़का इंटीग्रल के लिए एक dx, बड़का इंटीग्रल के लिए एक क्या आपका हो गया dx, इस बड़का इंटीग्रल के लिए एक आपका हो गया dx, क्या बचा देखें तो y x क्यूब इक्वल टू x साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x, और x के कोफिशिएंट से भाग, x के कोफिशिएंट से क्या कीजिएगा भाग दे दीजिएगा, x के कोफिशिएंट से भाग, और माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 साइन के इंटीग्रेशन माइनस cos 2x बाय 2 इंटू dx, बाय 2 इंटू कितना हो गया dx हो गया, और अब देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो yx क्यूब इक्वल टू माइनस x cos 2x बाय 2, माइनस इंटू माइनस आपका हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1/2 आपका कांस्टेंट है बाहर, 1/2 कांस्टेंट है बाहर, और cos 2x बचा ना, तो cos का डिफरेंशिएशन बल्कि cos का इंटीग्रेशन sin, cos का इंटीग्रेशन sin, तो आपका कितना हो जाएगा, तो sin 2x और x के कोफिशिएंट से भाग, और x के कोफिशिएंट से आपको क्या करना है भाग दे देना है, x के कोफिशिएंट से आपको क्या करना है, तो x के कोफिशिएंट से आपको भाग दे देना है, क्या बचा देखिए तो आप इसको लिख सकते हैं yx क्यूब इक्वल टू माइनस x cos 2x बाय 2 और प्लस sin 2x बाय 4 प्लस c, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपका हो गया yx क्यूब इक्वल टू माइनस x cos 2x बाय 2 प्लस sin 2x बाय 4 प्लस c। होप कि आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हो रही होगी, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कहता प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट इन एनी ट्रायंगल ABC A by sin A equal to B by sin B equal to C by sin C। हम लोगों को वेक्टर मेथड से, समझ गए, वेक्टर मेथड से दिखाना है किसी त्रिभुज में A by sin A बराबर B by sin B बराबर C by sin C होता है। समझ गए? हम लोगों को क्या दिखाना है? हम लोगों को दिखाना है कि किसी त्रिभुज में ABC में, किसी त्रिभुज ABC में A by sin A, B by sin B, C by sin C आपका इक्वल होता है, और इस चीज को हम लोगों को दिखाना है वेक्टर मेथड से। समझ गए? हम लोगों को वेक्टर मेथड से दिखाना है। तो आइए वेक्टर मेथड से हम लोग इसको दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका एक बार पहले भी आ चुका है इंटरमीडिएट में, सेम यही क्वेश्चन, हुबहू यही क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है। इसीलिए इस क्वेश्चन को आप विशेष ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये इस क्वेश्चन को आप जो है कि काफी गहराई से सोचिएगा, हाँ, कि कैसे बनेगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, एक त्रिभुज है ABC, ABC, यह आपका एक त्रिभुज है। समझ गए? यह आपका एक त्रिभुज है, और ऑब्वियस सी बात है ये एंगल आपका क्या है? A, ये एंगल आपका है B, और ये एंगल आपका है C। समझ गए? ABC आपका एंगल भी है। ठीक, अब देखिए, अब क्या है, एंगल A के सामने, एंगल A के सामने जो BC वेक्टर है, ये BC वेक्टर आपका A के बराबर है, वेक्टर A के बराबर है। एंगल A के सामने जो BC है, ये BC आपका वेक्टर A के बराबर है। वेक्टर A के बराबर मतलब BC वेक्टर A के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि BC का दूरी, BC का मैग्नीट्यूड आपका स्मॉल a, BC का मैग्नीट्यूड क्या है? तो BC का मैग्नीट्यूड आपका स्मॉल a। ठीक इसी प्रकार से B के सामने आपका जो AC है, ये भाई साहब आपका वेक्टर B के बराबर है, और C के सामने जो आपका AB है, ये भाई साहब वेक्टर C के साथ बराबर है। समझिए, किसके बराबर है? वेक्टर C के बराबर। यानी क्या लेते हम लोग? इस प्रकार से लेते, लेट वेक्टर BC बराबर A, वेक्टर CA बराबर B, वेक्टर AB बराबर C, और इस प्रकार से BC का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? A का मैग्नीट्यूड यानी कि स्मॉल a, CA का मैग्नीट्यूड बराबर B का मैग्नीट्यूड बराबर स्मॉल b, और AB का मैग्नीट्यूड इक्वल टू C का मैग्नीट्यूड इक्वल टू स्मॉल c। यानी कि ABC आपका क्या है? तो ABC आपका लंबाई है, ABC भुजा की लंबाई है, BCA भुजा की लंबाई है, और CAB भुजा की लंबाई है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 साइड होता है, तो तीनों का लंबाई ABC आपका अलग अलग से दिया हुआ है। समझ गए? अलग अलग से आपका दिया है। और अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए तो ये वेक्टर है ना, और वेक्टर में आपका ABC जो है, ABC आपका एक त्रिभुज का क्या है? तो साइड है। ABC त्रिभुज का साइड है। इसीलिए वेक्टर में आप क्या जानते हैं? यदि त्रिभुज के तीनों भुजा को आप जोड़ दीजिएगा, और यदि वो साइक्लिक ऑर्डर में रहता है, बशर्ते साइक्लिक ऑर्डर में रहना चाहिए। समझ गए? यानी कि एक ही तरफ से रहना चाहिए, दिशा एक ही तरफ से रहना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये तो त्रिभुज का हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज होता है ना वेक्टर में। तो आपका BC प्लस CA प्लस AB किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? जीरो वेक्टर के बराबर। BC प्लस CA प्लस AB किसके बराबर हो जाएगा? तो जीरो वेक्टर के बराबर। क्या लिखिएगा तब? कैसे लिखिएगा इसको? तो आप लिखिएगा
इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी जोड़ सी ए जोड़ ए बी, ये भाई साहब आपका हो गया जीरो वेक्टर। क्योंकि आप जिस पॉइंट से चले थे, आप बी पॉइंट से चलना शुरू किए थे और अल्टीमेटली आप कहां पर आ गए, आप बी पर आ गए, इसीलिए भाई साहब क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है, आप यहां से चले थे, पूरा घूम घाम का मार्केट घूम कर आए, फिर इसी प्लेस पे आ गए, तो आपने डिस्टेंस तो तय किया, आपने डिस्टेंस तो तय किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन आपका क्या होगा, विस्थापन तो जीरो हो गया ना। विस्थापन का मतलब, डिस्प्लेसमेंट का मतलब अभी और जहां से चले थे उस दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा, दूरी रहेगा, अंतर रहेगा, तभी तो आपका विस्थापन कुछ होगा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, नहीं तो आपका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बी से चलकर वापस बी पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, विस्थापन जीरो हो गया, इसीलिए ये भाई साहब आपका हो गया जीरो वेक्टर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं ए वेक्टर जोड़ बी वेक्टर जोड़ सी वेक्टर बराबर आपका हो गया जीरो वेक्टर, और इसका आप नाम दे दीजिए वन। इसका आप क्या नाम दे दीजिए, तो इसका आप नाम दे दीजिए वन। और आप इसको क्या कीजिए कि एक बार ए के साथ में इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए और एक बार बी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, समझ गए। एक बार आपको ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और एक बार बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। कैसे लीजिएगा, देखिए लिखेंगे 1 इंटू ए क्रॉस इंप्लाइज, समझ गए, या ऐसे कीजिए, इस तरह से कीजिए, 1 इंटू ए क्रॉस के बजाय आप जानते हैं क्या कर लीजिए, आप कीजिए ए क्रॉस इन क्रॉस, एक वेक्टर ए क्रॉस इक्वेशन 1 इंप्लाइज, यानी कि ए को किससे गुना कर रहे हैं, ए क्रॉस से, किससे गुना कर रहे हैं, ए क्रॉस से, समझिए, ए वेक्टर से, क्या ए को किस, ए वेक्टर से क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस करने का मतलब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, काटने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्रॉस का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप एक समीकरण को ए के साथ में क्या ले रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट, क्या देगा, देखिए क्या देगा, तो ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस जीरो, इक्वल टू कितना हो गया, ए क्रॉस जीरो, इक्वल टू ए क्रॉस जीरो। ये भाई साहब जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट आपका क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रूल लगा दीजिए, तो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी बराबर जीरो वेक्टर, क्योंकि यदि आप किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर से क्रॉस लेते हैं तो आपका जीरो ही देता है। और ए क्रॉस ए, आप जानते हैं कि ए क्रॉस ए कितना होता है, ए क्रॉस ए जीरो होता है, क्योंकि कोई वेक्टर अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाए तो वो जीरो वेक्टर देता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, और जब साइन थीटा थीटा आपका जीरो हो जाएगा, जब अपने साथ में लीजिएगा तो एंगल जीरो बनेगा ना, जब थीटा आपका जीरो हो गया तो साइन थीटा जीरो, साइन थीटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि साइन 0 डिग्री जीरो होता है, इसीलिए ए क्रॉस ए कितना हो जाता है, जीरो। आप जानते हैं कि ए क्रॉस ए इक्वल टू जीरो होता है। आप ये भी जानते हैं कि ए क्रॉस सी को आप माइनस सी क्रॉस ए लिख सकते हैं, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट चूंकि आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो ए क्रॉस सी बराबर माइनस सी क्रॉस ए हो जाएगा, समझ गए, माइनस सी क्रॉस ए। तो ये भाई साहब तो आपका जीरो वेक्टर हो गया, प्लस ए क्रॉस बी, और ये भाई साहब माइनस सी क्रॉस ए इक्वल टू जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर आपका कैंसिल हो गया, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, तो सी क्रॉस ए। और इस चीज का नाम दे दीजिए आप 2 नंबर, इसका आप नाम रख लीजिए 2 नंबर। और जैसे यहां पर ए के साथ क्रॉस लिए थे ना, इस पर आप बी के साथ क्रॉस ले लीजिए, यानी कि बी क्रॉस 1 इंप्लाइज बी क्रॉस 1, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी
इक्वल टू बी क्रॉस जीरो, इक्वल टू आपका हो गया बी क्रॉस जीरो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करवाइए, तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, और ये तो आपका जीरो वेक्टर हो गया ना, बी क्रॉस ए ये कितना हो जाएगा माइनस ए क्रॉस बी। किस रूल से? इस वाले रूल से, इस रूल से, क्योंकि आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है तो माइनस हो गया, बी क्रॉस बी तो आपका जीरो हो जाएगा, और ये भाई साहब बी क्रॉस सी इक्वल टू आपका जीरो। और अब फाइनली जब आप बी क्रॉस सी निकालिएगा प्यारे बच्चों, तो दोनों जीरो, आपका जीरो वेक्टर खत्म हो गया, और ए क्रॉस बी इधर माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में, यानी कि ये आपका हो जाएगा ए क्रॉस बी, और इसका नाम आप रख दीजिए 3 नंबर। समझ गए? क्या आप नाम रख दीजिए 3 नंबर। और 2 और 3 में देखिए ना, ए क्रॉस बी यहां पर भी है, ए क्रॉस बी यहां पर भी है, यानी कि सब ये तीनों आपस में बराबर है। 2 और 3 से तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो क्या लिखिएगा? तो आप लिखिएगा इस प्रकार से 1 नहीं बल्कि 2 and 3 implies, 2 and 3 implies ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर आपका हो गया सी क्रॉस ए, बराबर क्या हो गया? सी क्रॉस ए, तो बराबर सी क्रॉस ए। और ए क्रॉस बी बराबर आप जानते हैं ना क्या होता है, ये भाई साहब ए, ये भाई साहब बी, और ये एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या देता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, और क्या देता है? एन कैप। साइन थीटा और क्या देता है आपका? एन कैप। समझ गए? साइन थीटा और क्या देता है? एन कैप। और यहीं से प्यारे बच्चों, और यहीं से प्यारे बच्चों, जब आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा हो जाता है, एन कैप आपका खत्म हो जाता है। एन कैप क्या होता है? खत्म, क्योंकि एन कैप यूनिट वेक्टर होता है, और उसका मैग्नीट्यूड तो आपका 1 के बराबर हो जाएगा ना, उसका मापांक तो 1 के बराबर हो जाएगा, इसीलिए इस केस में एन कैप हट जाता है। आप यहां पर क्या कीजिए? मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड बराबर सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक, अब देखिए ए और बी के बीच में कितना एंगल बना है? आप तो कहेगा सर ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में आप तो कहेगा सर सी एंगल बना है, हम भी कहेंगे बिल्कुल सी बना है, लेकिन प्यारे बच्चों कंफ्यूज मत कीजिएगा, नहीं तो देयर इज तनी मनी नहीं, देयर इज ढेर गड़बड़, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि देखिए ए की दिशा इधर है, बी की दिशा इधर है, दिशा सेम नहीं है ना, आप इसको नहीं ले सकते एंगल। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको इसको आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, और यदि ये एंगल सी है तो ये भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? पाई माइनस सी। यदि ये सी है तो कितना हो जाएगा? पाई माइनस सी। तो यहां पर ए क्रॉस बी के बीच में आप कहिएगा तो एंगल कितना बन गया? तो एंगल बन गया पाई माइनस सी। कितना एंगल बनेगा? पाई माइनस सी। आप यहां पर एंगल इसीलिए नहीं ले सकते हैं, हम लोग यहां पर कोण तब लिए थे जब दोनों का दिशा एक तरफ से था। यहाँ पे दोनों की दिशा एक तरफ नहीं है, एक एने जाता है, एक कोने जाता है, अलग अलग दिशा है, इसलिए दिशा सेम करने के लिए आपको क्या है कि इस तरफ आपको लाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये पाई माइनस सी, तो इसको आप कैसे लिखिएगा? तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन पाई माइनस सी। साइन कितना हो गया? पाई माइनस सी। इसी तरह से बी और सी को कैसे लिखिएगा? तो बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, साइन। बी और सी के बीच में देखिए कितना एंगल बनता है, बी और सी के बीच में। आप इसको आगे कर लीजिए, समझ गए? आगे कर लीजिए, यह ए है, ये भाई साहब कितना होगा? तो पाई माइनस ए। यहां पर कितना हो जाएगा? साइन पाई माइनस ए। और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, ये भाई साहब सी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और साइन, सी और ए के बीच में कितना एंगल बनेगा? सी और ए के बीच में, तो ये भाई साहब आपका हो जाएगा पाई माइनस बी। कितना एंगल बनेगा? तो पाई माइनस बी। ये भाई साहब बनेगा पाई माइनस बी। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि पाई माइनस थीटा आपका दूसरा घर में होता है,
पाई माइनस थीटा दूसरा घर में होता है, और साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है, साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड ए है, बी का मैग्नीट्यूड बी है, साइन सी, बी सी साइन ए, और आपका हो गया सी ए साइन बी। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, इसको लिख दिए, समझ गए, इस प्रकार से लिख दिए। अब ए बी सी से आप भाग दे दीजिए, ए बी सी से भाग देने पर, ए बी सी से भाग देने पर ए बी साइन सी बाय ए बी सी, बी सी साइन ए बाय ए बी सी, सी ए साइन बी बाय ए बी सी, सी ए कैंसिल, बी सी कैंसिल, ए बी कैंसिल, ए बी आपका कैंसिल। क्या बच गया प्यारे बच्चों, तो देखिए आपका क्या बच गया, तो साइन सी बाय सी, साइन सी बाय सी बराबर साइन ए बाय ए बराबर साइन बी बाय बी, बराबर कितना हो गया, साइन बी बाय बी। और अब आप इसको पलट दीजिए, क्योंकि हम लोगों को ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी दिखाना है। इसको पलट दीजिएगा, पलट दीजिएगा तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा ए बाय साइन ए बराबर बी बाय साइन बी बराबर सी बाय साइन सी, और यही आपका हो गया प्रूफ। और इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कर लिए, इसको हम लोग प्रूफ कर लिए। बहुत भारी नहीं था, आसान ही था। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और प्यारे बच्चों में एक बात बता दूं कि आपको तो 8 जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें से 4 सॉल्व करना है ना, 8 में से 4 सॉल्व करना है। तो 8 में से आप उसी 4 को सॉल्व कीजिएगा जो आपके लिए बहुत आसान होगा, और जो जिसका सॉल्यूशन छोटा होगा। बहुत बड़े सॉल्यूशन वाले भले आप जानते हैं, लेकिन उसको सॉल्व कोशिश कीजिएगा इग्नोर करने का, क्योंकि 8 में से 8 नहीं बनाना, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ही लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। तो जो आपको अच्छा लगे, जो आसान हो, जो कम पेज में बन जाए, जिसमें टाइम आपका सेव हो सके, उसी को आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, और एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता लास्ट क्वेश्चन, कहता है कि ताश की 2 गड्डियों में से प्रत्येक से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है, दोनों के काला होने की, दूसरा क्वेश्चन, दोनों भिन्न रंग के होने की क्या प्रायिकता है। क्या कहता है क्वेश्चन में बताता हूं। ताश का 2 गड्डी है, समझ गए, ताश का 2 गड्डी है, यानी कि 2 डेक ऑफ कार्ड्स है। उसमें से आपको जो है कि पत्ता खींचा जाता है, कार्ड्स को खींचा जाता है, ठीक, एक कार्ड को खींचा जाता है। कहां से, तो देयर आर 2 पैक ऑफ कार्ड्स, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ पैक, यानी कि दोनों से एक एक पत्ता को खींचा जाता है, दोनों गड्डी से एक एक पत्ता को खींचा जाता है। ताश का 2 गड्डी है, एक गड्डी यहां, एक गड्डी यहां, दोनों से एक एक पत्ता को खींचा जाता है, समझिए, दोनों से एक एक पत्ता को खींचा जाता है। कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों आपका काला हो, यानी कि जो पहला गड्ढे से निकाले वो भी काला हो, जो दूसरे गड्ढे से निकाले वो भी काला हो, जो पहला गड्ढे से निकाले वो भी ताश का पत्ता काला हो, जो दूसरा गड्ढे से निकाले ये भी ताश का पत्ता आपका काला हो। ये पहला क्वेश्चन है। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, दोनों अलग अलग कलर का हो, यानी कि पहला गड्ढे से यदि मेरा लाल निकला है तो दूसरा गड्ढे से काला निकलना चाहिए, और यदि पहला गड्ढे से काला निकला है तो दूसरा गड्ढे से लाल निकलना चाहिए। इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, समझ गए। क्या बोले, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों अलग अलग कलर का हो, यदि पहला गड्ढे से काला निकालेंगे तो दूसरा गड्ढे से लाल निकलना चाहिए, और यदि पहला गड्ढे से हम लाल निकालते हैं तो दूसरा गड्ढे से काला निकलना चाहिए। इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो आइए इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं।
होप कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन। बी का मतलब ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड, और आर का मतलब रेड कार्ड। समझ गए? बी का मतलब ब्लैक कार्ड और आर का मतलब रेड कार्ड। आप जानते हैं कि ताश का कितना पत्ती होता है? तो ताश में 52 पत्ती होता है। समझ गए? 52 पत्ता होता है और इसमें से 26 लाल और 26 काला होता है। 26 लाल और 26 क्या होता है? काला। समझ गए? 52 पत्ता होता है ताश के, उसमें से 26 लाल और 26 काला होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, बी फॉर ब्लैक कार्ड और आर फॉर रेड कार्ड। तो पहला आपका देखिए क्या है? ए नंबर, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हिंदी में लिखते हैं अभीष्ट प्रायिकता, बराबर अभीष्ट प्रायिकता। क्या होना चाहिए? तो आपका जो है दोनों सेम कलर का होना चाहिए, यानी कि पहला से भी आपका क्या होना चाहिए? पहला से भी काला, समझ गए? दोनों काला होना चाहिए। पहला से भी काला, पहला ताश के पत्ता से भी काला, दूसरे ताश के पत्ते से भी काला। यानी कि आपका जो है ना, पहला क्या होना चाहिए? ब्लैक, और दूसरा भी क्या होना चाहिए? ब्लैक। पहला क्या होना चाहिए? ब्लैक, और दूसरा भी क्या होना चाहिए? ब्लैक। ठीक है, और ये डिपेंडेंसी का केस है, इसलिए यहां पर इनटू कर दिए। डिपेंडेंट है क्योंकि आपको दो पत्ता निकालना है, और यहां पर आप एक ही पत्ता निकालिएगा और यहां पर आप एक ही पत्ता निकाल पाइएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों डिपेंडेंसी का केस है, यहां पर गुना हो जाएगा। समझ गए? डिपेंडेंसी के केस से दो पत्ता निकालना था, यहां से एक ही पत्ता निकाले हैं, यहां से एक ही पत्ता निकाले हैं, तो एक और एक मिलकर दो होता है, तो बीच में आपको गुना देना पड़ेगा। तो 26 आपका पत्ता कितना होता है बोलिए तो? 26, समझ गए? 26 काला होता है कितना में? तो 52 में। 52 में 26 आपका क्या होता है? तो 52 में 26 आपका काला होता है। ठीक है, और जो है यहां पर भी आपका 52 में, समझ गए? 52 में 26 क्या होता है? काला। तो एक पत्ते को आप काला कितने प्रकार से निकाल सकते हैं? 26 प्रकार से। एक काले पत्ते को कितने प्रकार से निकाल सकते हैं? 26 प्रकार से। तो 26/52, 26 बटे आपका हो गया 52। तो ये एक, ये दो, ये एक, ये दो, 1/2 गुनी 1/2, यानी कि 1/4। कहने का मतलब पहला केस में जब आपका काला पत्ता ही हो दोनों से, तो इसकी प्रायिकता कितना हो गया? तो इसकी प्रायिकता हो गया 1/4। समझ गए? क्या प्रायिकता हो गया? तो 1/4। सेकेंड केस में देखिए तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नंबर बी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यानी कि अभीष्ट प्रायिकता। देखिए, यदि आप पहले ताश के पत्ते में से, यदि पहले में से आप ब्लैक निकालते हैं, कहता है कि दोनों अलग अलग कलर का होना चाहिए, दोनों अलग अलग कलर का होना चाहिए। यदि पहले गड्डी से आप काला निकालते हैं, तो दूसरे गड्डी से आपको क्या मिलेगा? रेड। पहले गड्डी से यदि आप काला निकालते हैं, तो दूसरे गड्डी से क्या मिलेगा? रेड। या यदि आप पहले गड्डी से रेड निकालते हैं, तो दूसरे गड्डी से आपको क्या मिलना चाहिए? काला। पहले गड्डी से ब्लैक तो दूसरे से लाल, और यदि पहले से लाल तो दूसरे से क्या हो गया? काला। यहां पर डिपेंडेंसी का केस था, एक पत्ता यहां निकाले थे, एक पत्ता यहां निकाले हैं, डिपेंडेंसी का केस है तो गुना हो गया। यहां पर भी डिपेंडेंसी का केस है तो गुना हो गया। लेकिन यहां तो आप दो पत्ता निकाल चुके हैं ना, आप यहां तो दो पत्ता निकाल चुके हैं ना, यहां तो डिपेंडेंसी नहीं है ना। जब यहां पे डिपेंडेंसी नहीं है, इस जगह पे आपको क्या चीज का चिन्ह देना है? तो इस जगह पे प्यारे बच्चों आपको जोड़ का चिन्ह देना है। समझ गए? तो देखिए तो 26 काला होता है कितना में? 52 में। 26 लाल होता है कितना में? 52। समझ? यहां पर देखिए 26 आपका लाल होता है 52 पत्ती में, 26 काला होता है कितना में? 52 पत्ती। ठीक है,
क्या मिल गया देखिए तो, 1 2 1 2 1 2 1 2, 1/4 जोड़ 1/4 बराबर 2/4 बराबर कितना हो गया, 1/2 बराबर कितना हो गया, तो बराबर 1/2। यानी कि इस केस में आपका जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, इस केस में जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, जो अभिष्ट प्रायिकता है, वह 1/2 हो गया। 1/2 किसकी प्रायिकता है, 1/2 प्रायिकता है तब जब दोनों अलग अलग कलर का हो, और 1/4 किसकी प्रायिकता है, किसकी प्रोबेबिलिटी है, जब दोनों ताश के पत्ते क्या हो, तो दोनों ताश के पत्ते आपके क्या हो, तो ब्लैक। होप कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद।